Welcome to Study Go with Zenith. For more videos, subscribe the channel and for latest update, follow us on Telegram and Instagram. अगर आपको इस सब्जेक्ट की सारी वीडियोस चाहिए तो वो सारी वीडियो एक ही प्लेलिस्ट में मिलेंगी। उस प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार आप जरूर चेक कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली मेंस एग्जाम में जुडिशियरी में अक्सर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे पूछ लेते हैं डायरेक्टली कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या है, क्या ये फेडरल है या फिर यूनिटरी है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और कई बार जो डिफरेंट जूरिस्ट ने इस चीज़ के रिगार्डिंग अपनी स्टेटमेंट दी है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या है, जैसे कि केसी वेयर ने कहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्वासी फेडरल है। तो इस तरह की स्टेटमेंट भी लिखकर सीधा सीधा एग्जाम में दे देते हैं और फिर वो एक्सप्लेन करनी पड़ती है आपने। तो जो भी आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब देगा जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर से पूछा जाता है एग्जाम में, मेंस में। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बेसिकली जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर होता है वो दो तरह का होता है। एक तो होता है फेडरल मतलब संघात्मक, दूसरा यूनिटरी यानी कि एकात्मक। तो बेसिकली ये दोनों जो हैं फेडरल नेचर, यूनिटरी नेचर, इन दोनों को समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि इन दोनों के इसेंशियल एलिमेंट क्या है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ये चीज़ हम इस तरीके से डिस्कस करेंगे जिससे आपको ये भी क्लियर हो जाए कि जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसके क्या इसेंशियल एलिमेंट होते हैं और जो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसके क्या इसेंशियल एलिमेंट होते हैं, और साथ ही ये भी क्लियर हो जाए कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की, तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के केस में जो गवर्नमेंट होती है वो डुअल गवर्नमेंट होती है, सेंटर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के बीच में डिवीजन ऑफ पावर्स होता है, पावर्स का विभाजन होता है, शक्तियों का विभाजन होता है। बट इन द केस ऑफ यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, सिंगल गवर्नमेंट होती है, कोई पावर का डिवीजन नहीं होता है, सारी की सारी पावर सिर्फ एक ही गवर्नमेंट में निहित होती हैं, वेस्ट होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसका ये एसेंशियल फीचर है कि वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, जैसे कि यूएसए में है, फ्रांस में है, इंडिया में है, और एक कॉन्स्टिट्यूशन नेशन के लिए होना चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए स्टेट के लिए। बट इन द केस ऑफ यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन होता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है या अनरिटन है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ कहाँ पर है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आपका यूएसए, फ्रांस और इंडिया में है, और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटेन में है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसकी एक खास बात होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम माना जाता है, संविधान सर्वोच्च माना जाता है। बट इन द केस ऑफ यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम हो भी सकता है, जैसे कि जापान में है, और नहीं भी हो सकता है जैसे कि ब्रिटेन में है, बल्कि सुप्रीमेसी लेजिस्लेचर की होती है यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो जुडिशरी होती है वो इंडिपेंडेंटली एक्ट करती है इन द केस ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। बट इन द केस ऑफ यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन ये जरूरी नहीं है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो या फिर इंडिपेंडेंट ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो रिजिड होता है, यानी कि अमेंडमेंट की जो प्रक्रिया होती है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत ही ज्यादा कठोर होती है, आसानी से अमेंड नहीं किया जा सकता है। बट जो कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी होता है वो रिजिड भी हो सकता है और वो फ्लेक्सिबल भी हो सकता है, जैसे कि जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्रांस का है और ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एकदम फ्लेक्सिबल है। नेक्स्ट जो आपका फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसका एक इंपॉर्टेंट फीचर ये होता है कि वो रिकॉग्नाइज करता है डुअल सिटीजनशिप को, एक तो नेशन की सिटीजनशिप हो गई और एक हो गई स्टेट की सिटीजनशिप। बट इन द केस ऑफ यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ और सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान होता है, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र की नागरिकता होती है, एकल नागरिकता का प्रावधान होता है। नेक्स्ट बाइकैमरलिज्म, जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो बाइकैमरलिज्म को रिकॉग्नाइज करता है, यानी कि जो पार्लियामेंट होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक अपर हाउस हो गया, एक लोअर हाउस हो गया, एक राज्यसभा हो गई और एक लोकसभा हो गई। तो बाइकैमरलिज्म को फॉलो करता है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। बट जो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसके तहत जो लेजिस्लेचर है वो बाइकैमरल भी हो सकती है, जैसे कि ब्रिटेन में है, और यूनिकैमरल भी हो सकती है जैसे कि चाइना में है। तो ये बेसिक फीचर्स थे फेडरल और यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन के, और यहाँ पर आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अब हम ये चीज देखेंगे कि क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है या फिर यूनिटरी है। तो बेसिकली इस चीज के रिगार्डिंग जूरिस्ट के डिफरेंट ओपिनियन है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या है।
तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स होते हैं क्या वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है या नहीं, ये चीज़ देखेंगे। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि क्या जो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स होते हैं क्या वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है या नहीं। इन चीज़ों को देखने के बाद हम ये चीज़ एनालाइज करेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है या फिर यूनिटरी है या फिर दोनों का मिक्सचर है। तो बेसिकली अगर हम बात करें फेडरलिज्म के एलिमेंट्स की, ये हमारे मॉडर्न इंडिया में बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इंट्रोड्यूस किए गए थे। तो अब अगर हम बात करें फेडरल फीचर्स की जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्नाइज किए गए हैं, तो सबसे पहला फेडरल फीचर है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। जैसा कि आप जानते ही हैं जो हमारा देश है ये डुअल गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करता है, एक है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक हो गया स्टेट गवर्नमेंट, और इनके बीच डिवीजन ऑफ पावर की भी व्यवस्था की गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में और आर्टिकल 246 में। क्या किया गया है, 3 तरह की लिस्ट दी गई हैं, एक हो गया यूनियन लिस्ट, एक हो गया स्टेट लिस्ट, एक हो गया कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के मैटर के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि वो लेजिस्लेट कर सकती है, और स्टेट लिस्ट में जो मैटर मेंशन है उनके ऊपर लेजिस्लेट करने की पावर स्टेट गवर्नमेंट की है, और जो कंकरेंट लिस्ट में मेंशन है सब्जेक्ट्स उनके ऊपर लेजिस्लेट करने की पावर होती है दोनों को, यूनियन को भी और स्टेट को भी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है आपका ये कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो जो पहला फीचर है डिवीजन ऑफ पावर का बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, इसको फॉलो करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट फीचर है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल तब माना जाएगा जब वो सुप्रीम होगा। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सभी जानते हैं कि सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड माना जाता है, हमारे इंडिया का सुप्रीम लॉ माना जाता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर माना जाता है। तो ये फीचर भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत रिकॉग्नाइज किया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो जो पार्लियामेंट है क्या नहीं कर सकती है, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती है, जैसा कि केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में हेल्ड हो रखा है। इन दिस वे हम ये कह सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड माना जाता है और इस वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल फीचर को रिकॉग्नाइज करता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जैसे कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन होना चाहिए, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्मेट में है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट लेंथियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें 395 आर्टिकल्स दिए गए हैं, 22 पार्ट्स दिए गए हैं और 12 शेड्यूल्स दिए गए हैं। तो इस तरह से जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, लाइक जैसे कि यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसी तरीके से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी रिटन फॉर्मेट में है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरलिज्म को फॉलो करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो यूनाइटेड किंगडम में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इस वजह से हम उसको फेडरल कंट्री रिकॉर्ड नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी। तो ये जो है ये आपका फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का एक एसेंशियल फीचर है और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत रिकॉग्नाइज भी किया गया है। जो हमारा इंडिया का सुप्रीम कोर्ट है उसको सुपीरियर कोर्ट बनाया गया है, और जो डिसीजन होते हैं सुप्रीम कोर्ट के वो सभी के ऊपर बाइंडिंग होते हैं, सभी कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग होते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को बचाए रखने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को इंटरप्रेट करता है, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को प्रोटेक्ट करता है, और अगर ऐसा होता है कि सेंटर और स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट आता है तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट रिजॉल्व करता है। तो इन दिस वे हम ये कह सकते हैं कि जो जुडिशियरी है उसको सुप्रीम बनाया गया है हमारे इंडिया में, उसकी सुप्रीमेसी को रिकॉग्नाइज किया गया है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है। नेक्स्ट पॉइंट है बाय कैमरल लेजिस्लेचर। तो जो हमारा इंडिया है वो बाय कैमरल लेजिस्लेचर को रिकॉग्नाइज करता है, बिकॉज जो हमारा इंडियन पार्लियामेंट है वो 2 हाउसेज में डिवाइडेड है, एक हो गया लोकसभा और एक हो गया राज्यसभा। तो ये चीज हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सेटअप की गई है और ये एक एसेंशियल फीचर है फेडरलिज्म का। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है। तो ये सारे फीचर्स जितने भी मैंने आपको बताया ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्नाइज किए गए हैं, और इन फीचर्स के होने की वजह से हम ये कहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है। अब अगर हम बात करें उन फीचर्स की जो कि इस तरफ इशारा करते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी है, नॉन फेडरल है, एकात्मक है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यह है कि जो वर्ड है फेडरेशन, फेडरल, फेडरलिज्म, ये वर्ड हमारे पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी नहीं दिया गया है। अगर दिया होता तो ये चीज डायरेक्टली इस चीज की तरफ इंडिकेट करती कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है, बट कहीं पर भी इस तरह का कोई टर्मिनोलॉजी यूज ही नहीं की गई है। इसके अलावा दूसरी चीज ये है कि जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 पढ़ते हैं वो सीधे सीधे ये कहता है कि जो इंडिया है, जो भारत है, वो यूनियन ऑफ स्टेट है, राज्यों का संघ है, यानी कि जो वेरियस स्टेट हैं हमारे इंडिया में उनसे मिलकर बना है हमारा इंडिया, और ये सारे स्टेट इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट है।
और इनको यूनियन से ब्रेक होने का कोई लिबर्टी नहीं है। बट एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है फेडरेशन का ये भी कि जो यूनिट्स होती हैं, जो स्टेट्स होती हैं, उनको यूनियन से अलग होने का फ्रीडम होना चाहिए। बट ये चीज़ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं रिकॉग्नाइज की गई है। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी है, फेडरल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं वो स्टेट की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रिकॉग्नाइज करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। बट इंडिया में एज सच कोई प्रोविजन नहीं है, बल्कि आप आर्टिकल 3 पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का तो उससे ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि जो प्रेसिडेंट हैं वो बिना स्टेट की इच्छा जाने, बिना स्टेट की इच्छा को असरटेन किए क्या कर सकते हैं, स्टेट का नेम, टेरिटरी या फिर बाउंड्री वगैरह चेंज कर सकते हैं, जो कि फेडरल फीचर के खिलाफ है। इसके अलावा जो पार्लियामेंट है वो एग्जिस्टिंग स्टेट को बाइफर्केट कर सकती है। इसका रिसेंट एग्जांपल है आपका जम्मू एंड कश्मीर का बाइफर्केशन। इसके अलावा जो पार्लियामेंट है वो 2 या 2 से ज्यादा स्टेट को कंबाइन कर सकती हैं एक ही स्टेट में। यानी कि इन अदर वर्ड हम ये कह सकते हैं कि जो स्टेट का अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्वीट विल पर डिपेंड करता है और ये फीचर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो जैसा कि इनिशियली मैंने आपको बताया कि जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसका एक एसेंशियल फीचर होता है कि डुअल गवर्नमेंट होती है और उनके बीच में डिवीजन ऑफ पावर होता है। और इस चीज़ को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्नाइज भी किया गया है, जिसके लिए क्या किया गया है, आर्टिकल 246 और शेड्यूल 7 में 3 तरह की लिस्ट दी गई हैं। एक हो गया यूनियन लिस्ट, एक हो गया स्टेट लिस्ट और एक हो गया आपका कंकरेंट लिस्ट। डिवीजन ऑफ पावर किया गया है बट इक्वली नहीं किया गया है। जो सेंटर है उसको ज्यादा स्ट्रांग बनाया गया एज कंपेयर टू स्टेट और ये चीज फेडरलिज्म के खिलाफ है। आप देखेंगे जो यूनियन लिस्ट है उसमें 100 आइटम्स दिए गए हैं बट जो आपकी स्टेट लिस्ट है उसमें सिर्फ 61 आइटम दिए गए हैं। तो एज कंपेयर टू स्टेट जो यूनियन है उसको ज्यादा पावर दी गई है। कंकरेंट लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ 47 आइटम मेंशन है। और इसके अलावा ये चीज भी आपने देखी होगी, जो आर्टिकल 248 है उसमें सेंटर को एम्पावर किया गया है उन मैटर्स के ऊपर लॉज बनाने के लिए जो कि इन तीनों लिस्ट में से किसी भी में मेंशन नहीं है, जो रह गए हैं। तो तब भी आपका सेंटर को ज्यादा पावर मिल रही है। तो इन दिस वे जो सेंटर है वो स्टेट से ज्यादा पावरफुल है। और तो और जो कंकरेंट लिस्ट में मेंशन है 47 आइटम्स, उनके ऊपर जैसे कि सेंटर और स्टेट दोनों को पावर है लॉ बनाने की, लेकिन फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ओवरराइडिंग इफेक्ट रखती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा पावर है। तो यहाँ पर इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेंटर को बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बनाता है और ये चीज फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। और यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि यूनियन लिस्ट में 100 आइटम्स हैं और स्टेट लिस्ट में 61 आइटम है, कंकरेंट लिस्ट में 47 आइटम है, तो एक बार आप इनको देख लीजिएगा क्योंकि क्या पता जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब इनमें अमेंडमेंट हो गए हो और इनकी जो संख्या है वो गड़बड़ गई हो। तो एक बार इसको देख लेना आप। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आर्टिकल 249 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है कि काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि राज्यसभा क्या कर सकती है, रेजोल्यूशन पास करके विद स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, पार्लियामेंट को उन सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ बनाने के लिए ऑथोराइज कर सकती है जो कि स्टेट लिस्ट में मेंशन है, वो भी तब जब ऐसा करना नेशनल इंटरेस्ट में हो, राष्ट्र हित में हो। और पार्लियामेंट तब भी स्टेट लिस्ट में मेंशन सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉज बना सकती है जब इमरजेंसी की सिचुएशन होती है, आपातकाल की स्थिति होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेंटर को कितना ज्यादा स्ट्रांग बनाया गया है और ये चीज फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल नहीं है, बिकॉज जो डिवीजन ऑफ पावर है वो इक्वली नहीं किया गया है और जो सेंटर है उसको एज कंपेयर टू स्टेट बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाया गया है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो जैसा कि वो कंट्री जो कि फेडरलिज्म को रिकॉग्नाइज करती हैं, जो फेडरल कही जाती हैं, वहाँ पर ऐसा होता है कि स्टेट के लिए और नेशन के लिए अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं और ये एक ट्रू फेडरेशन का एसेंशियल फीचर माना जाता है।
बट इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है पूरी कंट्री के लिए, पूरे देश के लिए, जो कि सभी स्टेट्स के ऊपर अप्लाई होता है। सिंगल कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे इंडिया में, जो कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर नहीं है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट फीचर की, तो जैसे कि आपको पता ही है कि जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो रिजिड होता है। वहाँ पर अमेंडमेंट करना कॉन्स्टिट्यूशन में आसान बात नहीं होती है, बहुत ही रिजिड होता है, कठोर होता है। बट अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो अब तक 104 अमेंडमेंट किए जा चुके हैं। जब मैं आज वीडियो बना रही हूँ तो अब तक 104 अमेंडमेंट किए जा चुके हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि इस चीज़ का अच्छा एग्जाम्पल है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्ट्रिक्टली रिजिड नहीं है, जो कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो पार्लियामेंट है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है। सिर्फ और सिर्फ जो बेसिक स्ट्रक्चर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसे छोड़ के बाकी सब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है। और बहुत से ऐसे मैटर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिनको अमेंड करने के लिए पार्लियामेंट को स्टेट लेजिस्लेचर का अप्रूवल तक नहीं लेना पड़ता। बट जो ट्रू फेडरल गवर्नमेंट होती है उसमें ये चीज़ होती है कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन के सभी मैटर्स को अमेंड करने के प्रोसीजर में पार्ट ले सकती हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी। बट ऐसा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था नहीं की गई है। बहुत से ऐसे मैटर्स हैं जिन पर पार्लियामेंट को अमेंडमेंट करने के लिए स्टेट का अप्रूवल लेने की जरूरत तक नहीं होती है। तो जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन का रिजिड होना फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का एक इसेंशियल फीचर होता है, ये इसेंशियल फीचर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। अब अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो जो फेडरल कंट्री होती हैं वहां पर डुअल सिटीजनशिप होती है, एक तो स्टेट की और एक कंट्री की सिटीजनशिप, जैसा कि यूएसए एंड स्विट्जरलैंड। लेकिन अगर हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डुअल सिटीजनशिप को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है सिंगल सिटीजनशिप को, और ये चीज यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है। और आर्टिकल 9 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सीधा सीधा ये कहता है कि अगर कोई पर्सन स्वेच्छा से दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप को एक्वायर कर लेता है तो उसकी जो इंडियन सिटीजनशिप है वो खो देगा। तो इस वजह से अगर कोई पर्सन अपनी भारतीय नागरिकता को बरकरार रखना चाहता है तो वो दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप को ग्रहण नहीं कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, बेसिकली ऐसा होता है कि जो काउंसिल ऑफ स्टेट होती है, जो अपर हाउस होता है, इन ट्रू फेडरेशन अपर हाउस में जितने भी कंट्री के स्टेट हैं, यूनिट्स हैं, उनका इक्वल रिप्रेजेंटेशन होता है। बट अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ देखें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा सच कोई प्रोविजन नहीं है, बल्कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा है कि जिस राज्य की पॉपुलेशन ज्यादा होती है उसके अकॉर्डिंग उस राज्य का ज्यादा रिप्रेजेंटेशन होता है राज्यसभा में, काउंसिल ऑफ स्टेट में। तो ये चीज आपकी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है और इस वजह से हम ये कहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल नहीं है। इसके अलावा नेक्स्ट फीचर जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ यूनियन टेरिटरी, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होती हैं और डायरेक्टली गवर्न होती हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये ऑटोनॉमी या फिर इंडिपेंडेंट पावर्स को एंजॉय नहीं करती हैं। इस वजह से ये कहा जाता है कि ये एक यूनिटरी करैक्टर है जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है। नेक्स्ट पॉइंट है इमरजेंसी प्रोविजंस। जो इमरजेंसी प्रोविजंस है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो डायरेक्टली फेडरल करैक्टर को एक सीरियस चैलेंज देते हैं। लाइक जैसे कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 352, 356 एंड 360 जो दे रखे हैं, उनके तहत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑथोराइज हैं स्टेट इमरजेंसी प्रोक्लेम करने के लिए। और ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी जो पार्लियामेंट है उसको इंडियन टेरिटरी के किसी भी पार्ट पर या फिर पूरे पार्ट पर लेजिस्लेट करने की पावर मिल जाती है। और यहाँ तक कि जो स्टेट लिस्ट में मेंशन है सब्जेक्ट, उनके ऊपर भी पार्लियामेंट को लेजिस्लेट करने की पावर मिल जाती है। और यूनियन गवर्नमेंट ये डायरेक्शंस भी इशू कर सकती है कि जो कोई पर्टिकुलर स्टेट है उसको किस मैनर में उसकी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को एक्सरसाइज करना होगा। तो इस तरह से इमरजेंसी जब लगती है उस दौरान स्टेट गवर्नमेंट अपनी लिबर्टी को खो देती है और ये चीज फेडरल गवर्नमेंट के प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। और इसी वजह से हम कहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल नहीं है, यूनिटरी है। नेक्स्ट पॉइंट है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स बाय प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति।
ये भी फेडरलिज्म के खिलाफ है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे कि जो गवर्नर होते हैं उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, तो ये चीज़ फेडरल प्रिंसिपल का क्लियर वायलेशन है। जैसे कि आपको पता ही है आर्टिकल 153 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हर एक स्टेट का गवर्नर होगा, और 154 आर्टिकल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो ये कहता है कि स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव पावर होती हैं वो गवर्नर के अंदर निहित होती हैं। जैसे कि जो यूनियन की पावर होती है वो प्रेसिडेंट के अंदर निहित होती है, उसी तरीके से जो स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर होती है वो निहित होती है किसके अंदर, गवर्नर के अंदर। और जो गवर्नर होते हैं वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी कहे जाते हैं। तो इनका अपॉइंटमेंट से लेकर रिमूवल तक प्रेसिडेंट के हाथ में होता है। इनको अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट, और ये एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ही अपने ऑफिस को होल्ड करके रखते हैं। यानी कि इनके अपॉइंटमेंट से लेकर रिमूवल तक स्टेट का कोई रोल ही नहीं है। बेसिकली जो गवर्नर होते हैं उनको स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। ओरिजिनली ये एक्ट करते हैं सेंटर के एजेंट के रूप में, जिसकी वजह से जो सेंटर है उसको डायरेक्टली ये पावर मिल रही है कि वो स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल कर सके, और ये चीज़ फेडरलिज्म के खिलाफ है, फेडरलिज्म के फीचर के अगेंस्ट है। और यहाँ तक कि कई बार कुछ सर्कमस्टांसेस में ऐसा भी होता है कि स्टेट लेजिस्लेचर जो लॉज वगैरह बनाती है उनको जो गवर्नर होते हैं वो प्रेसिडेंट के कंसल्टेशन के लिए होल्ड करके रखते हैं। जैसे कि ये आर्टिकल आप साइट कर सकते हैं। तो ये चीज़ फेडरल फीचर के खिलाफ है, क्योंकि प्रेसिडेंट जो होते हैं वो यूनियन के लिए होते हैं, वो सेंटर के लिए होते हैं। तो उनके कंसल्टेशन के लिए किसी ऐसे लॉ को होल्ड करके रखना जो कि स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पास किया जा रहा है, ये चीज़ सेंटर को कहीं ना कहीं स्ट्रांग बना रही है, जो कि फेडरल फीचर के खिलाफ है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है अपॉइंटमेंट ऑफ कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। वर्तमान समय में जो हमारे कैग हैं वो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 148 के तहत कैग का अपॉइंटमेंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो जो एक ही पर्सन है कैग, वो दोनों के लिए, सेंटर के लिए भी और स्टेट के लिए भी, दोनों के लिए अकाउंट के ऑडिट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। मतलब एक ही पर्सन सेंटर के लिए भी और स्टेट के लिए भी। तो ये चीज़ जो है ये फेडरल प्रिंसिपल का वायलेशन है, क्योंकि ये एक ही पर्सन सेंटर और स्टेट दोनों के अकाउंट के ऑडिट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और इनका जो अपॉइंटमेंट है वो किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, जो कि सेंटर का आदमी है। स्टेट का इनके अपॉइंटमेंट में और रिमूवल में कोई रोल ही नहीं रहता है। तो ये चीज़ सेंटर को ज़्यादा स्ट्रांग बना रही है। इसके अलावा जो इंटर स्टेट काउंसिल होती हैं एंड बोर्ड्स वगैरह जो होते हैं, जो कि सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट्स को और डिफरेंट स्टेट के बीच में डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, सेटल करने के लिए अपॉइंट की जाती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। इनके जो मेंबर्स होते हैं उनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, और इनके अपॉइंटमेंट में कोई भी हाथ नहीं होता है स्टेट का। तो कहने का मतलब यही है कि जो सेंटर है उसको एज कंपेयर टू स्टेट ज़्यादा पावरफुल बनाया गया है, ज़्यादा स्ट्रांग बनाया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और इन सभी फीचर्स की वजह से ऐसा लगता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नॉन फेडरल है, यूनिटरी है, फेडरल नहीं है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जितने भी हमने फेडरल फीचर और यूनिटरी फीचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अभी डिस्कस किए हैं, उन सभी को एनालाइज करने के बाद हमें ये पता चलता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एज कंपेयर टू फेडरल फीचर यूनिटरी फीचर ज़्यादा है। बट अगर हम एक माइन्यूट एनालिसिस लें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न का, तो हम इस कंक्लूजन पर पहुँचते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक स्पेशल टाइप के फेडरलिज्म को शो करता है, जिसको हम इन द लैंग्वेज ऑफ ग्रेनविल ऑस्टिन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कह सकते हैं। यानी कि ऐसा फेडरलिज्म जिसके तहत जो सेंटर एंड स्टेट है वो आपस में तालमेल बिठाकर काम करते हैं, एक दूसरे के एलाइज की तरह वर्क करते हैं, ना कि राइवल्स की तरह। या फिर इन अदर वर्ड आप ये भी कंक्लूड करके आ सकते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ना तो प्योरली फेडरल है और ना ही प्योरली इंटीग्रल, बल्कि ये दोनों का मिक्सचर है। इन द लैंग्वेज ऑफ केसी वियर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कह सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्वाजी फेडरल है, या फिर यूनिटरी विद फेडरल फीचर, या फिर फेडरल विद यूनिटरी फीचर। और साथ ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का ये कहना है
कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रोविजंस हैं वो टाइम एंड सर्कमस्टांसेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूनिटरी और फेडरल दोनों तरह के फीचर को दर्शाते हैं। बेसिकली हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्मल टाइम्स में फेडरल सिस्टम को फॉलो करता है, बट एट द टाइम ऑफ वॉर और एमरजेंसी ये इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये यूनिटरी सिस्टम को फॉलो करे। और इनके अलावा अगर हम बात करें हमारे सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट ने कई डिसीजन में ये बात हेल्ड की है कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो फेडरलिज्म को दर्शाता है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के फेडरलिज्म से अलग है। वो एक यूनिक तरह का फेडरलिज्म है जो कि हमारे इंडिया की पोजीशन के अकॉर्डिंग है, जो हमारे इंडिया की नीड है उसके अकॉर्डिंग है। और आप एक केस नोट कर सकते हैं जो कि है एसआर बॉम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994। इस केस में ये बात हेल्ड हुई थी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है और जो फेडरलिज्म है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। बट सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कई बार कई डिसीजन में हेल्ड कर रखी है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फेडरलिज्म वो वाला फेडरलिज्म नहीं है जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में फॉलो किया जाता है, बल्कि वो फेडरलिज्म है जो कि एज पर द नीड ऑफ इंडियाज पोजीशन, इंडिया की जो स्थिति है उसके अकॉर्डिंग बनाया गया है। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक यूनिक तरह का फेडरलिज्म फॉलो करता है। सो गाइज इट्स ऑल अबाउट द नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करना। और हम लोगों ने हरियाणा जुडिशरी के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए टेस्ट सीरीज तैयार की है। अगर आपको वो खरीदनी है तो उसको खरीदने के लिए आप हमारे ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं। जब आप हमें मेल करेंगे तो हम आपको टेस्ट सीरीज के बारे में जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सब आपको तभी प्रोवाइड कर देंगे। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें और लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जहाँ पर भी आपने फॉलो करना है उन सभी की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है।